कुछ सपने पूरे नहीं होते और उन सपनों को पूरा करने के लिए रात के घने अंधेरे में वो बाहर आते हैं और लाते हैं अपने साथ मौत का भयानक मंजर। ये कहानी है रोहित और मोहित नाम के दो भाई की, जो अपने पिता के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले में मोहनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते थे। रोहित बड़ा था और मोहित छोटा। दोनों भाई अपने पिता के साथ गांव में खेतीबाड़ी करते थे और उसी खेतीबाड़ी से इन लोगों का गुजर बसर होता था। रोहित को कभी भी गांव में रहना पसंद नहीं था, चूँकि इसकी पढ़ाई शहर में हुई थी, इसलिए ये चाहता था कि मैं शहर जाकर और नौकरी करूं। पर इसके पिता नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि दोनों भाई मेरे साथ हमेशा गांव में रहे। बहुत समझाने के बाद भी रोहित नहीं मानता है। आखिरकार उसके पिता ने उसे इजाज़त दे दी कि ठीक है, यदि तुम्हें मन नहीं लग रहा तो तुम जाओ शहर में और शहर जाकर अपनी दिल की इच्छा पूरी कर लो। अब चूँकि रोहित को परमिशन मिल गया था अपने पिता से, इसलिए वो शहर के लिए निकल पड़ता है। अभी उसे ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाएगा। कई शहर घूमने के बाद आखिरकार वो झारखंड में कोयला नगरी कहे जाने वाली शहर धनबाद वो पहुँचते हैं। धनबाद में उसके कई मित्र रहते थे, तो वो अपने मित्रों के साथ बात करता है और उसका एक दोस्त बताता है कि चूँकि तुम्हारी पढ़ाई माइनिंग में हुई है, तो क्यों नहीं तुम झरिया जाते हो, जहाँ कोयले का उत्पादन पूरे भारत में यहीं से होता है। तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ ज़रूर तुम्हें कोई ना कोई काम मिल जाएगा। यह सुनकर रोहित जो था वो झरिया के लिए निकलता है। चूँकि धनबाद से झरिया की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर पड़ती है, तो वो झरिया पहुँच जाता है और झरिया पहुँचने के बाद कई लोगों से मिलता है और उसकी मुलाकात वहाँ नागेंद्र नाम के एक शख्स से होती है। नागेंद्र जो थे वो झरिया के कोल माइंस में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। चूँकि नागेंद्र को अक्सर मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती रहती थी माइंस में जाने के लिए। रोहित चूँकि काम को लेकर बहुत ही इंथुजियास्ट था, तो नागेंद्र उसको जॉब ऑफ़र कर देता है। अब रोहित को जॉब मिल चुकी थी। अपनी नौकरी को पाकर वो बहुत खुश था। वो अपने पिता को फ़ोन करके बताता है कि मुझे यहाँ नौकरी मिल गई है और मैं धनबाद के झरिया नामक जगह पे कोल माइंस में काम करता हूँ। तो उसके पिता भी खुश होते हैं कि ठीक है, जाओ, तुम अपनी जीत पर गए हो तो अपना ध्यान रखना, अच्छे से काम करना और ज़रूरत पड़े तो खबर करते रहना। रोहित बहुत खुश था कि उसे नौकरी मिल चुकी है। अब हर महीने तनख्वाह आने पर वो कुछ हिस्सा अपने पिता को भेजते थे। वहीं मोहित जो छोटा भाई था, वो अपने पिता के साथ गांव में रहकर खेतीबाड़ी में उनकी मदद करता था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन मोहित खेतों से काम कर कर शाम में घर वापस आता है। उसकी नज़र अपने पिता पर पड़ती है। उनके जो पिता थे वो मोबाइल को बार बार देख रहे थे और बगल में रख देते थे। उनको परेशान देखकर मोहित अपने पिता से पूछते हैं, बाबूजी क्या हुआ आपको, बार बार मोबाइल क्यों निहार रहे हो, किसी का फ़ोन आना है क्या? उसके पिता बताते हैं, बेटा ऐसा है कि तुम्हारे भाई का कुछ सप्ताह से फ़ोन नहीं आया है। वो तो अक्सर मुझे फ़ोन करता रहता था, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ सप्ताह से उसने मुझे फ़ोन नहीं किया है। उनकी परेशानी को देखकर मोहित बोलता है कि ठीक है, दीजिए मैं बात करता हूँ। मोहित कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, बट फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। अब मोहित भी परेशान होता है। मोहित
धनबाद में रह रहे उनके दोस्तों को भी फ़ोन करते हैं। उनसे पता चलता है कि रोहित ने कई सप्ताह से उनको भी फ़ोन नहीं किया है। अब मोहित भी परेशान हो जाता है। वो अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं कल के कल जाता हूँ और भैया की खोज खबर लेकर मैं वापस आता हूँ। यह बोलकर दूसरे दिन सुबह वो गांव से निकल जाता है धनबाद के लिए। दूसरी रात को करीब 8 बजे वो धनबाद स्टेशन पहुंचता है। धनबाद स्टेशन पहुंचने के बाद चूँकि झरिया की दूरी धनबाद से बहुत कम थी, इसलिए वो ऑटो लेकर झरिया पहुंचता है। अब झरिया पहुंचने के बाद वो अपने भाई को ढूंढना शुरू करता है। वहाँ कई लोगों से उसने बात की, लेकिन उसके भाई रोहित का कोई अता पता नहीं चलता है। कई घंटों तक वो अपने भाई रोहित को ढूंढता है, कई लोगों से पूछता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। आखिरकार रात गहरी होने लगती है और भूख और थकान उस पर हावी होने लगता है। अब वो सोचता है कि पहले कुछ खा लेता हूँ, उसके बाद फिर भाई को ढूंढूंगा। वो थोड़ा ही आगे बढ़ता है कि उसे वहाँ का लोकल बाज़ार दिखता है, जहाँ कुछ ठेले खोमचे वाले को वो देखता है, जहाँ लोग भीड़ लगाए हुए रहते हैं, खाने पीने का सामान मिल रहा होता है, सब्जियां बिक रही होती हैं। वो भी उस बाज़ार में पहुंचता है। बाज़ार में पहुंचने के बाद वो एक ठेले में पहुंचता है, जहाँ ठेले वाला लिट्टी और चोखा बेच रहा था। उसे भी मन करता है कि पहले खा लेता हूँ, उसके बाद फिर भाई को ढूंढूंगा। वो उस ठेले के पास खड़ा हो जाता है और ठेले वाले को कहता है कि भैया मुझे भी लिट्टी खिला दो। जब वो लिट्टी बना रहा होता है तो वो अपने भाई के बारे में उससे पूछता है कि भैया मेरा भाई रोहित यहाँ खादानों में काम करता था, लेकिन कई दिनों से उनसे कोई बात नहीं हो पाई है। मैं उनको ढूंढते हुए बिहार समस्तीपुर ज़िले से आया हूँ, क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हो? ठेले वाले ने बताया कि भैया देखो, मैं यहाँ लिट्टी चोखा बेचता हूँ, बहुत सारे लोग आते रहते हैं, मैं कैसे किसी के बारे में बता सकता हूँ। यह सुनकर मोहित जो था वो शांत हो जाता है। वो जान चुका होता है कि इस लिट्टी वाले भैया को भी कुछ नहीं पता है। वो चुपचाप लिट्टी खाने लगता है। ठीक वहीं उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा होता है, जो उसकी सारी बातों को सुन रहा था। वो अचानक उसके सामने आकर बोलता है, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो अंधेरे ने उसे निगल लिया है, अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा, तुम भी यहाँ से चले जाओ, वरना ये अंधेरा तुम्हें भी निगल लेगा। इतना कहकर वो बूढ़ा उस बस्ती के अंधेरे गलियों में जाने लगता है। मोहित कुछ देर के लिए शांत खड़ा देखता रहता है उसे। उसके बाद वो उस बूढ़े आदमी के पीछे भागता है। भागता हुआ उसके नज़दीक जाता है और बोलता है, बाबा मेरी एक बात सुन लो। वो बूढ़ा आदमी रुक जाता है। मोहित बोलता है कि बाबा तुम जो अभी बोल रहे थे, क्या तुम मेरे भाई रोहित को जानते हो? क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? बताइए ना, कहाँ है मेरा भाई? बूढ़ा उसकी बात सुनकर कहता है, वो अब नहीं आएगा, तुझे भी ले जाएगा, भाग जा यहाँ से, भाग जा। और यदि कुछ जानना है तो खोली नंबर 13 में चले जाओ, वहीं उसका राज दफन है, भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से। यह बोलते हुए वो बूढ़ा उन अंधेरी गलियों में गायब हो जाता है। पहले तो रोहित को उस बूढ़े आदमी की बात अजीब लगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। इसीलिए वो उस 13 नंबर खोली को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। काफ़ी देर ढूंढने के बाद, कई लोगों से पूछने के बाद वो एक छोटी सी बस्ती में पहुंचता है, जहां उसे 13 नंबर की खोली दिखाई देती है।
जब वो उस 13 नंबर की खोली के पास पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ 13 नंबर की खोली का दरवाज़ा खुला पड़ा है और उस खोली के अंदर एक कुत्ता बैठा हुआ है। वो उस कमरे में दाखिल होता है। जैसे ही वो उस कमरे के अंदर जाता है वो कुत्ता उठकर बाहर की ओर भागता है। जब मोहित उस कमरे के अंदर घुसता है तो देखता है कि चारों तरफ रोहित का सामान बिखरा पड़ा हुआ है। उन सामानों को देखकर वो समझ जाता है कि ये सामान जितने भी बिखरे पड़े हुए हैं ये उसके भाई रोहित की ही है। अब उसे बूढ़े की बात याद आती है कि कोई राज इस कमरे में दबा पड़ा है और मुझे अपने भाई को ढूंढने के लिए यहीं से कुछ रास्ता मिलेगा। और वो चारों तरफ ढूंढना शुरू करता है। पूरे कमरे को ढूंढने के बाद उसे कुछ भी नहीं दिखता। वो थक कर वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। तभी सामने उसे एक पुरानी सी डायरी दिखती है। वो उस पुरानी सी डायरी को उठाता है और उससे खोलता है। जैसे ही मोहित उस डायरी को खोलता है उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है, अंधेरे में उसकी आवाज़ मुझे अपनी ओर खींचती है और ना चाहते हुए भी मैं उस आवाज़ की ओर खींचा चला जाता हूँ।